गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत में संविधान के इतिहास का विकास। नहीं, भारत में संविधान कैसे बना, और इसमें हम भारत में संविधान के निर्माण के स्तर पर हमने डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। और प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना। मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन योजना इसके बारे में बताया था। और कैबिनेट मिशन योजना पर हम लोगों ने चर्चा आगे बढ़ाई थी। बहुत सी बातें हमने डिस्कस कर लिया था कैबिनेट मिशन प्लान में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। जो भी डाउट है लिखिए आप, अगर लगेगा अभी बात करना तो मैं बताऊंगा। डाउट लिखिए, डाउट लिखिए। कैबिनेट मिशन में पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स 3 लोग सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स 3 लोग थे इसमें। 1946 में ये योजना प्रपोज की गई, ये प्रस्ताव दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा भारत में कि भारतीयों को कैसे संविधान दिया जाए, संविधान सभा बनाई जाए। इस पर कैबिनेट मिशन ने योजना भेजी, बनाया। पहला कैबिनेट मिशन में जो पहली बात थी कि इसने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। एक संविधान सभा बनेगी जिसमें भारतीय होंगे, और यह संविधान सभा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी एक अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया होगी। भारतीय अपने प्रतिनिधि चुनेंगे प्रांत के स्तर पर, और प्रांतों से लोग अपने प्रतिनिधि भेजेंगे संविधान सभा में। ठीक है। दूसरा, इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। सेकेंड पॉइंट ये हमने पढ़ा था। इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। जो भी सीरियसली पढ़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, वो क्वालिफाई करेगा। इंटरेस्ट से पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और कोचिंग हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो कैबिनेट मिशन योजना हम लोग पढ़ रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना में और दूसरी क्लासेस के बारे में बार बार आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये बातें आप नहीं पूछिए, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है इसके बारे में, और क्लासेस के बारे में टीचर नहीं जानते हैं। टीचर अपने अपने अवेलेबल शेड्यूल देते हैं और उस आधार पर क्लासेस चलती हैं। तो जब वो दूसरे टीचर जो शेड्यूल देंगे उसके हिसाब से क्लास चलेगी। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए। ठीक है।
इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये तर्क भी हमने, ये डिस्कशन भी हमने कल की क्लास में किया था। इसमें कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र को यानी यूनियन को रक्षा, संचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और साथ साथ करेंसी भी दिया गया था, मुद्रा भी दी गई थी, लेकिन 3 मुख्य बातें थी उसमें। रक्षा, संचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र सरकार के पास रहेगा, ठीक है। बाकी सभी शक्तियां राज्य को दी गई, प्रांतों को दी गई। इसको प्रांत कहा जाता था पहले, जिसको प्रांतों को दी गई बाकी शक्तियां, यानी ये 3 शक्ति केंद्र के पास, बाकी प्रांत के पास। प्रांतों को समूह में बांटा गया। जो अभी प्रश्न प्रांतों का समूह क्या था समझा रहा हूं। प्रांतों को समूह में बांटा गया था। तीन ग्रुप थे इसमें, प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। एक ग्रुप थे जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में पॉपुलेशन, हिंदू लोग की जनसंख्या, हिंदू की जनसंख्या बहुमत में थी, मेजॉरिटी में थी, तो उसको हिंदू बहुल राज्य कहा गया। जैसे इसके अंतर्गत जैसे यूपी आप ले सकते हैं, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का एमपी, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा इत्यादि प्रांत इसमें आएंगे, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी, 2 ग्रुप है इसमें। ग्रुप बी और सी 2 ग्रुप है। ग्रुप बी में भी मुस्लिम है, ग्रुप बी में मुस्लिम है, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के मुस्लिम प्रांत हैं। पश्चिमी क्षेत्र में जो मुस्लिम क्षेत्र है, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसमें भी मुसलमान बहुल हैं, राज्य हैं, लेकिन पश्चिम के हैं, जो आज के डेट में पाकिस्तान है। और ग्रुप सी में भी मुस्लिम प्रांत है, लेकिन इसके अंदर केवल बंगाल और इसमें बंगाल और आसाम, इसमें पंजाब, सिंध, इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP इसमें आता है। तो ये राज्यों को 3 समूह में बांटा गया। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, हिंदू मेजॉरिटी राज्य। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी राज्य, जिसमें आज का यूपी तब यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, MP जिसको सेंट्रल प्रोविंस तब कहते थे, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, ये सारे प्रांत जो थे ये हिंदू बहुल प्रांत थे। तो ये ग्रुप ए में थे। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी, ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी। ये एक्चुअली देखा जाए वहां पर, आप भारत की आजादी के पहले, आजादी जब मिली उसके पहले, मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ गया था। ग्रुप ए बताया तो ग्रुप ए में हिंदू बहुल राज्य, ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल राज्य, ग्रुप सी में मुस्लिम बहुल राज्य। ग्रुप बी में जो मुस्लिम बहुल राज्य है वो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट वाला, पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रचलित नेता थे, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है।
फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान जहां से थे उसमें आता था। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बिहार। ये आ गए ग्रुप ए में। ये उस समय का ग्रुप है, ये उस समय का ग्रुप है। यूपी, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, ये सब उस समय का ग्रुप है। अभी तो बहुत से राज्य इसके अंदर आते हैं। बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, उस वक्त बलूचिस्तान को उस ग्रुप में रखा गया, ग्रुप बी में। ठीक है। और इधर पूरब में बंगाल और आसाम को रखा गया ग्रुप सी में। तो ये ग्रुप एक्चुअली इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के पहले 1940 से ही जिन्ना ने टू नेशन थियरी मतलब दो राष्ट्रीय सिद्धांत, दो राष्ट्रीय सिद्धांत की परिकल्पना दी। और बार बार जिन्ना जब भी कोई निगोसिएशन होता, कोई समझौता होता, तो बार बार जिन्ना एक ही बात कहता कि भाई मुसलमान को अलग राष्ट्र चाहिए, मुसलमान को अलग राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों को अलग राष्ट्र दे दो। जिन्ना जिद पे अड़ा हुआ था। अंग्रेज भी चाहते थे कि जिन्ना के इस मांग को तरजीह दिया जाए, मजबूती से सपोर्ट किया जाए। इससे क्या होगा? इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ेंगे और अंग्रेजों को मौका मिलेगा, अंग्रेजों को मौका मिलेगा कि ये आजादी का जो मसला है लंबे समय तक खींचे। दूसरा, अंग्रेज ये भी चाहते थे कि जब भारत को आजाद किया जाए तो भारत कमजोर होना चाहिए, शक्तिशाली राष्ट्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि तब अंग्रेजों को लगता था कि अगर भारत कमजोर देश रहेगा तो उसकी इंग्लैंड पर निर्भरता रहेगी और पता नहीं भारत आजाद होते हुए भी अंग्रेजों का गुलाम बन जाए रहे। तो अंग्रेज एक तो चाहते थे कि मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रीय सिद्धांत के विचार को हवा दिया जाए, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ेंगे। आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों को मौका मिलेगा कि वो अपना शासन लंबे समय तक चलाएं। दूसरा, अंग्रेज यह भी चाहते थे कि भले ही भारत को आजादी मिल जाए, भारत अंग्रेजों की गुलामी में रहना चाहिए, अंग्रेजों के अधीन रहना चाहिए, अंग्रेजों से कमजोर रहना चाहिए, अंग्रेजों पर निर्भर रहना चाहिए। तो एक ऐसी परिस्थिति बनाकर जाओ कि देश टूट जाए, नहीं भी टूटे तो ऐसा रहे कि देश टूटा हुआ हो। तो उसने ग्रुप बना दिया। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। हिंदुओं को कुछ राज्य मिलाकर एक ग्रुप बनाया, मुसलमानों के राज्यों को मिलाकर दो ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो ये आज जो पाकिस्तान है, आज ये एरिया आज के पाकिस्तान का है। ग्रुप सी ये एरिया आज के बांग्लादेश का है। यानी उस वक्त का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ये एरिया है। मतलब सीधा सामने से तो मुस्लिम लीग ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रीय सिद्धांत को हम नहीं मानते। सामने से तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम दो राष्ट्रीय, जिन्ना ने कहा हमें दो राष्ट्रीय सिद्धांत चाहिए, दो राष्ट्र चाहिए, हम इसी बात को मानते हैं। तो सामने से तो कहा कि हम दो राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से छुपकर उन्होंने इसमें वो बात डाल दी जिससे कि दो राष्ट्र का बीज जिसमें था। ग्रुप बी में पश्चिम के मुस्लिम बहुल, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का मुस्लिम बहुल राज्य है, वो उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP है। ठीक है।
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP इसमें है। तो उन्होंने ग्रुपिंग बना दिया स्टेट का। अब उन्होंने कहा क्या, कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया, ये कहा गया, ये PDF हम लोग अपलोड करते हैं प्रतिदिन। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पाकिस्तान या विभाजन का जो बीज था उन्होंने दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये पहले तो राज्यों में चुनाव होगा, प्रांतों में चुनाव होगा, प्रांत में भारत के प्रतिनिधि, भारतीयों के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। अब वो प्रांत मिलकर एक समूह बनाएंगे, समूह अपना संविधान बनाएगा, ये समूह अपना संविधान बनाएगा, ये समूह अपना संविधान बनाएगा, और तीनों मिलकर बैठ करके एक राष्ट्र स्तर का संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना ने प्रांत के समूह बनाए, इसके माध्यम से संविधान बनाने की शुरुआत की बात कही। अब आगे पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, और उसके लिए इसमें चुनाव का, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रांतों में प्रतिनिधि, प्रांतों में प्रतिनिधि का चयन हो। ठीक है, संविधान सभा बने, उनका मुख्य उद्देश्य था। संविधान सभा कैसे बनेगी, तो प्रांत मतलब प्रोविंस में, जो अभी राज्य कहलाता है, तो प्रोविंस में इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, भारतीय लोग उसमें वोटिंग करेंगे, भारतीय लोग उसमें वोटिंग करेंगे, वो प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि, जो प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजेंगे। तो चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तो जनता ने वोट किया, जनता ने वोट करके प्रतिनिधि चुना, प्रांत में, और यहां से प्रांत प्रतिनिधि ने चुनकर संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा, जनता ने प्रांतों के प्रतिनिधि चुने, प्रांत प्रतिनिधि ने संविधान सभा के सदस्य चुने, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, मतलब इनसे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ठीक है, तो यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रांतों में प्रतिनिधि का चयन हुआ, और चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, यह बात इसमें प्रावधान की गई थी। और इसी आधार पर एक संविधान सभा का, इसी आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, सभा का निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ, जिसमें प्रांतों से भेजे हुए प्रतिनिधियों के, प्रांत के प्रतिनिधि और जो रजवाड़े थे दोनों के प्रतिनिधियों के एक सभा 9 दिसंबर
1946 को बैठी, यानी इसकी पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब देखिए, मैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन योजना में जो ये ग्रुपिंग क्लॉज वगैरह था, ये बनाया गया था, ये सब चीजें अस्वीकार हो गई, फेल कर गई। उसके पीछे कारण क्या था? पहली बात तो ये कि कांग्रेस को ये कैबिनेट मिशन योजना मंजूर नहीं थी। कांग्रेस को यह कैबिनेट मिशन योजना मंजूर नहीं थी। क्यों मंजूर नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि केंद्र की शक्तियां कम हो। कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र सरकार को केवल रक्षा, संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केंद्र को केवल रक्षा, संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये 3 चीजें दी गई। साथ में एक करेंसी भी दिया गया था, मुद्रा भी दी गई थी। तो ये बहुत कम शक्तियां हैं, ज्यादातर शक्तियां तो प्रांतों के पास है। अब अगर केंद्र कमजोर रहा, प्रांत मजबूत होंगे तो प्रांत टूटेंगे। प्रांतों में पहले से ही धार्मिक सांप्रदायिक भावना है, प्रांत टूटेंगे। अंग्रेजों ने बीज बो दिया था विभाजन का, तो टूटेंगे। देश कमजोर होगा। अगर केंद्र मजबूत होगा तो उसमें एकीकरण करने की, सबको एकत्रित करने की, इंटीग्रेट करने की शक्ति होगी। कांग्रेस नहीं चाहता था कि कमजोर केंद्र हो, राज्य मजबूत हो, प्रांत मजबूत हो। जिन्ना यह चाहता था कि प्रांत मजबूत हो, लेकिन जिन्ना के मन में था कि कुछ नहीं, हमें तो 2 नेशन चाहिए, 2 राष्ट्र चाहिए। तो कांग्रेस मजबूत केंद्र चाहती थी। उसने कहा कि हमें कैबिनेट मिशन योजना की ये बात हमें गवारा नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ये सोच रही थी ये तो अभी केंद्र में है, केंद्र सरकार जब बनेगी, अभी आजादी देंगे तो भारतीयों की सरकार होगी ना। अभी तो अंग्रेज संविधान सभा बनाकर भारतीयों को संविधान दे रहे हैं, संविधान सभा बनाकर भारतीयों को संविधान दे रहे हैं अंग्रेज, और कह रहे हैं कि हम आपको आजादी देंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। पहले संविधान तो बनाइए, संविधान के तरीके से हम पावर ट्रांसफर करेंगे। तब जो भारत आजाद होगा, तब जो केंद्र बनेगा, वो केंद्र एक कमजोर केंद्र होगा। यह सब आजादी के बाद की बात हो रही है। जिन्ना कौन था? मैंने बताया, जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था। और भी बातें जिन्ना के बारे में बहुत सी हैं, कितना आप जानिएगा। बस जो पॉलिटी में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, इतिहास पढ़िएगा तो और पढ़िएगा तब। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, संविधान सभा बनाने की बात हो रही है, हम संविधान सभा बनाते हैं। अगर संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन रखता, संविधान सभा बनाते हैं। मुस्लिम लीग को यह लग रहा था, मुस्लिम लीग पूरा विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कैबिनेट मिशन के साथ नहीं था, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं कही गई। फिर भी उसको लग रहा था कि आज नहीं तो कल बार्गेनिंग करने के बाद ये 2 ग्रुप दे दिया गया है, तो ये 2 ग्रुप पाकिस्तान का नींव है, पाकिस्तान बन सकता है इसके आधार पर भविष्य में। लेकिन अभी कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहा है? इस आधार पर जिन्ना ने, यानी मुस्लिम लीग ने, जो मुसलमानों का प्रतिनिधि था, उसने कैबिनेट मिशन में
में स्वीकृति नहीं दी। उसने कहा कि हम कैबिनेट मिशन को नहीं मानते हैं। नेहरू को यह लग रहा था कि चलो संविधान बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी को लग रहा था संविधान बनाते हैं, और इस ग्रुप पर वो बातें कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही थी। ध्यान से पढ़िए, 46 में कैबिनेट मिशन योजना आई, तो वो भविष्य में इस भारत को आजाद करने के बारे में विचार कर रहे हैं। उसी के लिए संविधान सभा बनाई जा रही है, क्योंकि संविधान बनेगा, संविधान के अनुरूप भारतीयों को शक्ति दे दी जाएगी, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इसकी योजना बन रही है। तो भारत में कैसी सरकार बनेगी भविष्य की, भारत में भविष्य में कैसे सरकार बनेगी? तो ऐसी सरकार बनेगी जहां पर केंद्र सरकार कमजोर होगी, राज्य सरकार मजबूत होगी, ऐसी सरकार बनेगी। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी विरोध किया इसका, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, दोनों की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, दोनों विरोध कर रहे थे। लेकिन दोनों अपने अपने पक्ष से चीजों को सोच रहे थे। मुस्लिम लीग ये सोच रहा था, देखो ये तो पाकिस्तान के जैसा दिख रहा है, जैसा पाकिस्तान वो चाहता था। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही थी कि इस ग्रुप और इस ग्रुप के लोग भी यहां मिल सकते हैं, यहां पर मिल सकते हैं, हमारे साथ मिल सकते हैं। तो नेहरू ने एक स्पीच में कहा कि ये जो ग्रुपिंग क्लॉज है, इसमें जो राज्य हैं, प्रांत हैं, वो एक दूसरे से, इस ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग कोई कंपलसरी नहीं है कि जो पंजाब है वो इसी में रहेगा। पंजाब प्रांत के लोग अगर चाहें, पंजाब अगर चाहे तो ग्रुप ए में मिल सकता है, बंगाल अगर चाहे तो ग्रुप ए में मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा स्पीच में, ये जो ग्रुप बना है कंपलसरी नहीं है, परमानेंट नहीं है, चाहे तो इस ग्रुप के लोग निकल करके यहां मिल जाए, इस प्रांत के लोग यहां मिल जाए। इस बात पर जिन्ना ने विरोध किया, इस बात पर जिन्ना ने कहा, आप लोग क्लास में अगर बहुत ज्यादा लिखेंगे, डैशबोर्ड पर डिस्टर्ब करेंगे, मैं ब्लॉक करा दूंगा। ज्यादा लिखेंगे मैं ब्लॉक कर दूंगा। अभी मैं इसलिए देख रहा हूं कि क्या आपको समझ में नहीं आया वो बताना चाहिए, लेकिन आप अगर डिस्टर्ब करेंगे क्लास को, मैं जिसको लगेगा जो डिस्टर्ब कर रहा है मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। पढ़ाते हुए डिस्टर्ब करेंगे मैं रोक दूंगा। मैं उनको, उनके लिए देख रहा हूं ग्रुप, उनके लिए देख रहा हूं जिनका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, छूट ना जाए। लेकिन बिना वजह के भी प्रश्न लिखे जा रहे हैं क्लास में। अभी ये हिस्ट्री जो पढ़ा रहा था इसको खत्म हो रहा है, ये बस खत्म ही होने वाला है। आप लोग बिना वजह डिस्टर्ब करेंगे, मैं क्लास में आपको ब्लॉक कर दूंगा। जिनको पढ़ना वो पढ़ें। और जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। जितना टाइम आप लिखने में लगाते हैं उतना टाइम अगर आप सुनने में ध्यान लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे। बार बार लिख रहे हैं, इतना टाइम है आपके पास में लिखने का? टाइम है आपके पास लिखने का, या सुनने का टाइम है आपके पास? आप सुनेंगे, बोर्ड देखेंगे, पढ़ेंगे, या लिखेंगे आप? और जो आपका प्रश्न बनता है क्लास के बाद आप पूछिए। ऐसे तो क्लास चल रही है, आप ऑफलाइन क्लास करेंगे, वहां से वो पूछ रहा, वहां से वो पूछ रहा, क्लास चल पाएगी ऐसे?
बाद में मैं जवाब दूंगा। अब कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जब मैं पूछूंगा तब आप प्रश्न करेंगे, तब मैं जवाब दूंगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं। देश का विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन सी परिस्थिति ऐसी बनी। बहुत बारीक बात बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं पता, इतने बड़े हो गए आपको नहीं पता देश का विभाजन कैसे हुआ, भारत और पाकिस्तान कैसे बन गया। पढ़ाया जा रहा तो आप पढ़ना नहीं चाह रहे। और कुछ ही लोग हैं, चंद ही लोग हैं, 5 7 10 लोग हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी सब आराम से पढ़ रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं आपको। कैबिनेट मिशन में कांग्रेस पार्टी, अब मैं क्या कमेंट देखूंगा ही नहीं, कैबिनेट मिशन में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में विरोध था। कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। क्यों? क्योंकि केंद्र को कम शक्तियां दी गई और वो इस तरह से ग्रुपिंग नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन योजना को नहीं माना क्योंकि उसमें पाकिस्तान जो मांग रहा था वो पाकिस्तान नहीं दिया गया। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि संविधान सभा बने, बात आगे बढ़े, बाकी की बातें देखेंगे। जिन्ना ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, नहीं भेजे क्योंकि उसको दो देश चाहिए था, अलग देश पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन दोनों पार्टियां कैबिनेट मिशन योजना पे अपनी बातें कर रही थी। इसी बीच में नेहरू ने एक स्पीच दिया। स्पीच में नेहरू ने कहा कि ये जो ग्रुप बनाया गया है ये कंपलसरी ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप का कोई यहां आ सकता है, इस ग्रुप का कोई यहां जा सकता है। जो कैबिनेट मिशन ने हिंदू मुस्लिम रूप में बांटा है ग्रुप को, वो कंपलसरी नहीं है। जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो प्रांत भी हिंदू बहुल ग्रुप में आ सकते हैं, और जहां हिंदू ज्यादा है वो प्रांत भी मुस्लिम बहुल ग्रुप में जा सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। इस पर जिन्ना ने प्रतिक्रिया दी। जिन्ना ने कहा कि देखो कांग्रेस ने धोखा दिया, देखो कांग्रेस ने धोखा दिया। और जिन्ना ने इस आधार पर, नेहरू के उस स्पीच के आधार पर जिन्ना ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन, जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया, सीधी कार्यवाही करो। यहां पर देशी रियासतों को डिवाइड नहीं किया गया था, केवल उनको किया गया था, प्रांतों को किया गया। तो डायरेक्ट एक्शन डे में इसमें सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगे और हजारों लोग इसमें मारे गए। ये दंगे कलकत्ता में शुरू हुए, कलकत्ता में, नोआखाली में, बिहार के कुछ क्षेत्र में ये दंगे हुए और इसमें हजारों लोग मारे गए। जिन्ना पहले की तुलना में अब मजबूत हो चुका था क्योंकि दो राष्ट्र की मांग कई मुसलमान लोगों को लुभा रही थी, उनको आकर्षित कर रही थी। तो मुसलमान उसके साथ खड़े थे क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों को उनकी संस्कृति, उनके धर्म के आधार पर एक राष्ट्र मिल जाएगा। और मुसलमानों ने जिन्ना की मदद की, उसको सहयोग किया। और जब दंगों की उसने कहा कि आप बाहर निकलो और एक्शन लो, इसमें लोग सड़क पर उतर आए, दंगे हुए,
बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद अब गांधी को भी ऐसा लगने लगा था कि हम जो एक राष्ट्र सिद्धांत की बात सोच रहे हैं संभव नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि दंगों में लोग मारे जा रहे थे, गांधी की बातें नहीं सुन रहे थे। गांधी देश के नेता थे इतने बड़े, उनकी बात भी लोग नहीं सुन रहे थे। तो अब कैबिनेट मिशन में जो ये कहा गया, कैबिनेट मिशन में जो अब ये कहा गया कि अलग पाकिस्तान नहीं हो सकता, अब ये असफल होती नजर आ रही थी। ये जो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट बना था ये भी असफल होता नजर आ रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ गया था कि वो कैबिनेट मिशन के इस योजना के पक्ष में नहीं है। और एक छोटी सी बात जो नेहरू ने कही थी कि इस ग्रुप के प्रांत के लोग भी इस ग्रुप में आ सकते हैं, इस बात को उदाहरण बनाकर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की मांग की और मुसलमान सड़क पे आ गए, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे और हजारों लोग इस पृष्ठभूमि में मारे गए, दंगों में मारे गए। इतना विशाल दंगा पहली बार भारत में, आजादी के पहले पहली बार भारत में इतना बड़ा दंगा, इतने बड़े स्केल पर दंगा हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया गया और कैबिनेट मिशन असफल हो गया। इसकी वजह से कैबिनेट मिशन असफल हो गया। इसके साथ साथ एक और घटना घटी थी। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि प्रांतों में सरकारें बनेंगी, प्रांत में चुनाव होगा, सरकारें बनेगी और केंद्र के स्तर पर भी एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार की बात भी कही थी, अंतरिम सरकार। यह अंतरिम सरकार बनाई गई, इसमें नेहरू इसके अध्यक्ष बने। इस अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, क्योंकि अंतरिम सरकार में कांग्रेस ने अबुल कलाम आजाद को एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा। जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों के प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग भेज सकता है, कांग्रेस पार्टी नहीं भेज सकती। मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग भेज सकता है, कांग्रेस नहीं भेज सकता। तो नेहरू अध्यक्ष बने, अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार वो होती है जो टेम्पररी बनाई जाती है। अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार तब बनती है जब, टेम्पररी गवर्नमेंट तब बनती है जब सरकार बनने के पहले एक सरकार बनाई जाती है जो टेम्पररी काम चलाने के लिए। तो काम चलाने के लिए भारतीयों की एक सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। मुस्लिम लीग ने उसमें भी जाने से मना कर दिया। संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें भी मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि नहीं भेजे। तो क्या ऐसे में, इस परिस्थिति में क्या भारत को बिना विभाजित किए संविधान बनाकर अंग्रेज भारत को आजाद करके जा सकते थे? ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के पास विकल्प क्या था कि वो भारत का विभाजन करें और भारतीयों को उसके लिए कन्विंस करें। तो कैबिनेट मिशन योजना फेल हो गई, लगभग फेल हो गई। क्यों? अंतरिम सरकार बनी, उसमें मुस्लिम लीग नहीं है। संविधान सभा की बैठक हो रही है, उसमें मुस्लिम लीग नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को, माउंटबेटन को वहां से भेजा। माउंटबेटन को वहां से भेजा कि आप जाइए और जल्दी से भारत में भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके आइए, जैसे भी हो। माउंटबेटन भारत आया और उसने भारत के विभाजन की योजना बनाई। भारत के सभी नेताओं से वो अलग अलग मिला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उसने कन्विंस किया कि आप अगर एक देश बना भी लेते हैं, आप अगर एक देश बना भी लेते हैं, तब भी केंद्र कमजोर होगा, मजबूत सरकार नहीं बन पाएगी। मुस्लिम लीग अंदर से सरकार को तोड़ने के प्रयास करती रहेगी।
ऐसी परिस्थिति अगर भारत एक ही रहा तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि भारत कमजोर हो जाएगा और कई टुकड़े भारत के हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इस पार्टीशन को मान लीजिए, इस पार्टीशन को मान लीजिए। तो माउंटबेटन आया, माउंटबेटन आया, माउंटबेटन आया, उसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित करवाया। 3 जून को यह प्रस्ताव, 3 जून 1947 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसीलिए भारत के विभाजन के प्रस्ताव को 3 जून प्लान भी कहते हैं, इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं, इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। भारत के विभाजन को माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, माउंटबेटन योजना। इसी को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, उसका नाम डिकी बर्ड भी था, डिकी बर्ड योजना इसको कहते हैं, क्योंकि माउंटबेटन का नाम डिकी बर्ड भी था। हाँ ठीक है, मुस्लिम लीग ने बाद में ज्वाइन किया था, कांग्रेस के कुछ नेताओं को रिजिग्नेशन करा दिया गया और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कराया गया। तो ये माउंटबेटन ने आकर भारतीय नेताओं को कन्विंस किया और विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। माउंटबेटन ने जो कांग्रेसियों से सहमति ली थी उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, पारित किया। तो भारत को स्वतंत्र बनाने का जो अधिनियम आया उसमें यह विभाजन की बात डाली गई। डिकी बर्ड योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम, माउंटबेटन का नाम डिकी बर्ड था, उसे डिकी बर्ड नाम से भी जाना जाता है, इसलिए डिकी बर्ड योजना कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। देखिए, इसी आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) आया और इसी में, इस अधिनियम में स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया जाना, स्वतंत्रता, विभाजन, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, विभाजन और देसी राज्यों का विलय, देसी राज्यों का विलय, मुख्य रूप से ये प्रावधान थे इसमें। ठीक है, तो स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वराज भारत को दिया जाएगा, भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, और देसी राज्य मतलब जो रजवाड़े थे, मैंने बताया था आपको कि 550 से ज्यादा, कहीं पे 565 भी लिखा होता है जैसे किसी ने बताया, तो 550 से ज्यादा रजवाड़े हमारे देश में थे, राजा, छोटे छोटे राजा थे। वो राजा या तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे या भारत के साथ मिलेंगे, या तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे या भारत के साथ मिलेंगे। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का एक दस्तावेज था, उनको साइन करना था।
तो विलय के लिए उनका विलय होगा और विलय संबंधित एक दस्तावेज वो साइन करेंगे, या तो इंडिया में जो मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे। शर्त ये रखी गई कि जब चारों, जो भी क्षेत्र चारों तरफ से जिस देश से घिरा हुआ है वो उसमें विलय होगा। तो जैसे हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। हैदराबाद के राजा जो थे, नवाब थे सॉरी, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान से मिल जाएं। जूनागढ़ के नवाब चाहते थे कि वो पाकिस्तान से मिल जाएं, लेकिन वो चारों तरफ से इंडिया से घिरे हुए थे, इसलिए वो पाकिस्तान से नहीं मिल सकते थे। लेकिन जो बॉर्डर पर हैं वो डिसाइड कर सकते थे कि वो किसके साथ मिले। जैसे कश्मीर, तो कश्मीर ये डिसाइड कर सकता था, जैसे राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे, वो डिसाइड कर सकते थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं। वैसे जोधपुर के राजा एक बार सोच भी रहे थे कि वो पाकिस्तान से मिले, तो वो डिसाइड कर सकते थे कि वो पाकिस्तान से मिले कि भारत से मिले। तो कोई भी राजा स्वतंत्र नहीं रहता, या तो इंडिया में मिलता पाकिस्तान में मिलता। माउंटबेटन ने इतना काम जरूर किया था, जी हां, निजाम ही कहते थे उसको, हैदराबाद के निजाम। माउंटबेटन ने इतना काम जरूर किया था कि उसने दो ही पार्टीशन में दो ही राष्ट्र बनने की स्वीकृति दी। उसने कहा तीसरा राष्ट्र नहीं बनेगा, दो ही राष्ट्र बनने की स्वीकृति दी। तीन राष्ट्र नहीं बनेगा, दो राष्ट्र बनेगा, एक इंडिया एक पाकिस्तान। बाकी लोग या तो इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मिले। और जो चारों तरफ से जिस राज्य से घिरे हैं, जिस देश से घिरे हैं उसमें मिलेंगे। जो बॉर्डर पर हैं वो डिसाइड करें इंडिया में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं। जाने के लिए उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का दस्तावेज होता, विलय दस्तावेज होता था, उनको साइन करना पड़ता था। आप लोगों को बहुत ज्ञान है, बहुत आपने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे में कुछ रजवाड़ों में समस्या, त्रवणकोर है, तो त्रवणकोर के राजा इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलना चाहता था। हैदराबाद भी पाकिस्तान के प्रति अभिरुचि रखता था, नहीं तो इंडिपेंडेंट हो जाए। कश्मीर के राजा चाहते थे इंडिपेंडेंट साम्राज्य बने। तो तीन ऐसे प्रांत थे जहां पर पेच फंसा, जहां पर बात फंसी थी। बाकी लोगों ने भारत के साथ मिलने का निर्णय लिया, उसमें तीन जगहों पर पेच फंसा, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। तो हैदराबाद में सेना भेजी गई, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। जूनागढ़ के पड़ोसी जो छोटे छोटे राजा थे, वो जैसे बाबराबाद एक जगह थी, उसके राजा थे, और भी छोटे प्रांत थे, वो सब जूनागढ़ के भारत में मिल गए थे। जूनागढ़ ही केवल जिद पे अड़ा था कि पाकिस्तान से मिलेगा, जो तकनीकी रूप से संभव नहीं था। तो वहां प्लेबिसाइट कराया गया था, और वहीं के दीवान ने भारत सरकार को कहा था कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए सरकार चलाने में। प्लेबिसाइट करा करके जूनागढ़ को मिलाया गया, सेना भेजी गई और प्लेबिसाइट कराया गया। वहीं कश्मीर में हरि सिंह ने विलंब किया, तो पाकिस्तान ने कबाइलियों को, जो पठान कबाइली थे, उनको भेज दिया हथियार के साथ, और अपनी सेना भी साथ में भेज दी, और जो राजा हरि सिंह के साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा वो कब्जा कर लिया। राजा हरि सिंह ने देर कर दी इंस्ट्रूमेंट साइन करने में, तब तक एक बड़ा भाग पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। नेहरू ने गलती की, यूएन चले गए। फिर वहां पर एक रेखा जो पहले से बनी हुई थी, यूएन के द्वारा उसको स्वीकार किया गया, उस रेखा को, वही लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में बना, जिसको पीओके, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो
तो पाकिस्तान ने वो क्षेत्र जबरन सेना के द्वारा, कबाइलियों के द्वारा अपने कब्जे में लिया। अभी वो उस क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है। तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर इसकी वजह से हुआ, पार्टीशन में हुआ। बाकी क्षेत्रों में सहमति से, दो क्षेत्रों को छोड़कर, हैदराबाद जूनागढ़ को छोड़कर सहमति से रजवाड़ों को भारत में विलय कर लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान पहली बार अस्तित्व में 14 अगस्त 1947 को पहली बार पाकिस्तान अस्तित्व में आया। अगस्त 1947 को पहली बार पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उसके पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। और उस पाकिस्तान में पश्चिम का पाकिस्तान और पूरब का पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, दो पाकिस्तान थे। तो ये इस वक्त की कहानी है। ये कहानी है जो आजादी के समय, आजादी से पहले संविधान सभा बनने से जुड़ी हुई कहानी, उससे मिलती जुलती कहानी है। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में राजा हरि सिंह चाहते थे कि उनको ज्यादा शक्तियां मिले, तो भारत के साथ वो बार्गेनिंग करना चाहते थे। मिलते तो भारत में ही, लेकिन वो भारत के साथ बार्गेनिंग करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को भेजा भी था। लेकिन भारत उनकी वो स्वतंत्रता वाली शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट साइन करने में देर कर दिया। इसी बीच में पाकिस्तान ने सेना और कबाइली, मतलब लोकल ट्राइबल लोगों को भेज दिया, शस्त्र के साथ भेज दिया, और बहुत बड़ा क्षेत्र उसने कब्जे में कर लिया। जब भारत की सेना, जब हरि सिंह आए, सिग्नेचर जम्मू आकर उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट, तो भारत की सेना भेजी गई और पाकिस्तानियों को रोका गया, नहीं तो पूरा कश्मीर ही कब्जा लेते। बार्गेनिंग मतलब मोल भाव। ये इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये इतिहास हमारा पॉलिटी विषय नहीं है। पॉलिटी विषय को जानने के लिए हमें ये बातें पढ़नी चाहिए, बस इतना। हमारे लिए जो मूल बात है वो पॉलिटी है। अब पॉलिटी, ये इतिहास हमने समझ लिया कि भाई यहां पर ऐसे कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा की बात की गई थी। पूर्वी पाक मतलब बांग्ला, आज का जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते। उसी वक्त जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों, बांग्लादेश मतलब जो आज बांग्लादेश है वो, और आज जो पाकिस्तान है वो, दोनों पाकिस्तान कहलाते थे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1947 में ही पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान के एक भाग के रूप में उस देश का जन्म हुआ था। जो 1971 में जब युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाया था भारत की सेना ने। ठीक है, तो ये हमने इतिहास पढ़ा। अब इसमें हम, हमारे लिए भारत के, हमारा टॉपिक क्या है? भारत में संविधान का निर्माण। हमारा टॉपिक क्या है? भारत में संविधान का निर्माण, ये टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा है, भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें संविधान सभा बनी 9 दिसंबर को संविधान सभा बनी। कैसे बनी? तो उसकी पृष्ठभूमि यह है, प्रस्ताव आना शुरू हो गए थे अगस्त प्रस्ताव से, चर्चा होना शुरू हो गई थी अगस्त प्रस्ताव से। शुरू हो गई थी, लेकिन सही मायने में जो संविधान की सभा बनी, सही मायने में जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन योजना से बनी। कैबिनेट मिशन फेल हो गया लेकिन संविधान सभा कंटिन्यू कर गई।
ठीक है, तो अब हम आते हैं संविधान निर्माण पर। अब हम सीधा पहुंचते हैं उस टॉपिक पर जिसको कहते हैं संविधान का निर्माण। ये हमारा अब यहां से हिस्ट्री से निकलकर अब हम पॉलिटी में प्रवेश करते हैं। फिर से संविधान का निर्माण टॉपिक क्या है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको लिखाता हूं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का संविधान भारत के संविधान के जैसा नहीं। ठीक है, अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। बहुत ज्ञान है आप लोग के पास, लिखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़िए। जो अब पॉलिटी में हम आ गए, तो संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण। जब संविधान सभा बनी थी तो शुरुआत में पहले इसमें 389 सदस्य थे। बाद में 299 सदस्य रह गए। पहले 389 सदस्य थे, बाद में 299 सदस्य रह गए। इन्हीं सदस्यों ने संविधान बनाया। मूलतः इन्हीं ने संविधान बनाया। संविधान बनाया। संविधान सभा के 11 सत्र हुए। संविधान सभा के 11 सत्र हुए। ग्यारह सत्र, 11 सेशंस हुए। पहली बैठक मैंने आपको बताया, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई। जब संविधान सभा पहली बार बैठी तो उसकी अध्यक्षता किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन के बाद सच्चिदानंद सिन्हा के बाद स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इतनी बात पहले लिखिए, इसको लिखिए, फिर मैं आगे इसके तथ्य बताता हूं, फिर संविधान कैसे बना वो प्रक्रिया भी बात करूंगा।
संविधान सभा जब बनाई गई तो पहले उसमें 389 सदस्य थे, तीन सौ 89 सदस्य थे। बाद में 299 सदस्य रह गए। मूलतः इन्हीं ने संविधान बनाया। संविधान सभा के 11 सत्र हुए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये 299 है, ये 299 है। पढ़ने में दिक्कत हो रही है, दोबारा लिख देता हूं। 299 है। अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो संविधान सभा बनी थी, इनको समितियों में बांटा गया। समिति मतलब कमेटी। कमेटी कहते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जिसमें कुछ लोगों का समूह हो। सत्र होता है ना, संसद का सत्र होता है, सेशन, कभी 10 दिन का, कभी 12 दिन का, ऐसे सेशन हुआ करता था। तो कुल 11 सत्र में वो बैठे। ठीक है। इसमें समितियां बनी, 17 समितियां, 17 समिति महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी मसौदा समिति। मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा कुछ समितियों का नाम मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। समितियों का नाम लिख रहा हूं, लिखिए। एक लिखिए इसके नीचे, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। अध्यक्ष का नाम लिखिए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके नेहरू। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष थे नेहरू। नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांत संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल। चाय के कप का कलर बदल दूं? बात करता हूं अभी।
प्रांत संविधान समिति पटेल। मौलिक अधिकार पर जो समिति बनी थी वो भी पटेल अध्यक्ष थे। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। ज्यादा हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते, मैंने कुछ महत्वपूर्ण समितियों का नाम बताया। ठीक है। संविधान सभा के एक एडवाइजर थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, बी.एन. राव। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। प्रारूप भी कह सकते हैं मसौदा को। ठीक है। बी.एन. राव एडवाइजर थे, सलाहकार थे। बी.एन. राव की भूमिका बहुत थी संविधान निर्माण में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कुछ लोग थे जिसका नाम, अगर संविधान निर्माण में हमने नाम देखा, अंबेडकर का नाम, नेहरू का नाम, प्रसाद का नाम, पटेल का नाम, बी.एन. राव का नाम, ये नाम हमने पढ़ा। बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। हाँ, तो कंटेंट तो किताबों में कहीं ना कहीं रहेगा ही। तो बी.एन. राव सलाहकार थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ और लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण का काम किया, पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक ही है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे तो 299 लोग थे, लेकिन 299 लोग सभी ने संविधान निर्माण में उतनी भूमिका नहीं निभाई जितनी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर की थी, उतनी भूमिका नेहरू की नहीं थी। जितनी भूमिका नेहरू की थी उतनी भूमिका के.एम. मुंशी की नहीं थी। और बहुत से ऐसे सदस्य थे उनकी भूमिका सीमित थी। ठीक है। यह टॉपिक अलग है, दूसरा टॉपिक है भारत संविधान का निर्माण, यह टॉपिक। इसमें इनके अलावा, ये जो नाम हमने लिखा, इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मेंबर थे। उनका नाम था, एक था अलादी कृष्ण स्वामी। अलादी कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी, मावलंकर, टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी, अयंगार, M.A. अयंगार भी लिखते हैं उनको, अयंगार, M.A. अयंगार। ये मुख्य लोग थे, मतलब जिनके विचार बहुत, ऐसे तो सदस्य में बहुत से लोग थे जो राज्यों के मुख्यमंत्री बाद में बने, ऐसे तो बहुत लोग थे। लेकिन आप जब संविधान सभा की परिचर्चाएं पढ़ते हैं, मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे। मोहम्मद सदाउल्लाह के भी नाम आप लिख लीजिए, मोहम्मद सदाउल्लाह लिख लीजिए। ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी, के.एम. मुंशी,
मुंशी, के एम मुंशी, मावलंकर, जीवी मावलंकर, टीटी कृष्णमाचारी, एम ए अयंगार या अयंगार लिख सकते हैं आप, अयंगार, इसको नोट करना है। उसके अलावा मोहम्मद सदाउल्ला, ऐसे कुछ नाम आप जोड़ सकते हैं जिनकी संविधान बनाने में, संविधान की परिचर्चा में जिनकी अहम भूमिका थी। इनकी भूमिका अहम थी। अब संविधान बना कैसे, पहले इसमें हुआ क्या, आखिर इतने लोग थे, संविधान बनाया, और भी कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर करूंगा। 299 नाम है, सारे नाम लिख तो नहीं सकता। संविधान सबसे पहले जो मसौदा समिति थी, इसको प्रारूप समिति आप कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर की भूमिका भारत के संविधान निर्माण में सबसे प्रमुख थी। क्यों प्रमुख थी? क्योंकि संविधान पर जितने भी शोध हुए, दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, भारत के अधिनियमों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 35 और पहले के एक्ट का, जितने अधिनियमों की का शोध हुआ, उस पर अध्ययन हुआ, उस अध्ययन को करने वाले मसौदा समिति के लोग थे, और मसौदा समिति की अध्यक्षता अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मसौदा समिति का काम ही संविधानों का अध्ययन करना, ऐसे कानूनों का अध्ययन करना जिसके आधार पर संविधान बनाया जाए। इन लोगों ने मसौदा समिति के सदस्यों ने मिलकर संविधान का एक प्रारूप बनाया, एक मसौदा बनाया, और वो मसौदा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा किस पर बात करती? पहले एक रफ कोई ड्राफ्ट बनना चाहिए था। जब तक ड्राफ्ट नहीं बनेगा तब तक उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तो संविधान का जो मूल ड्राफ्ट है, प्रारूप है, मसौदा है, उसको तैयार करने का काम एक समिति को दिया गया। इसको मसौदा समिति कहते हैं। तो मसौदा समिति ने अध्ययन करके, इस समिति ने अध्ययन करके पहले एक मसौदा तैयार किया, संविधान का प्रारूप तैयार किया। मसौदा समिति ने अध्ययन करके संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। तो सबसे पहले संविधान निर्माण में पहला काम क्या हुआ? पहली बात क्या हुई? पहली बात, संविधान निर्माण पहली बात क्या हुई? संविधान का मसौदा, प्रारूप, ड्राफ्ट तैयार किया गया। और कैसे किया गया? शोध अध्ययन से किया गया। मसौदा तैयार करने के बाद समितियों की राय ली गई। तो पूरे संविधान का मसौदा लिखा गया। और उस मसौदे के लिए अलग अलग विषयों पर अलग अलग समितियों को अपनी विचार देने को कह दिया गया। ठीक है, ब्लू से नहीं दिखता है, रेड लिखूं? रेड से ज्यादा दिक्कत आती है। तो संविधान का मसौदा प्रारूप तैयार किया गया, समितियों की राय ली गई, और फिर संविधान सभा में परिचर्चा। सभा में परिचर्चा।
ये परिचर्चा संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण थी। ये परिचर्चा संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे पहलू थे जिस पर संविधान सभा ऐसे लग रहा था कि बटी हुई है। हाँ, महिलाएं भी थी संविधान सभा में। ऐसा लग रहा था कि संविधान सभा कुछ विषयों पर बटी हुई है। जैसे उदाहरण दे आपको, हमारे संविधान में एक प्रावधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक शब्द है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संविधान सभा बटी हुई थी। एक का कहना था कि नहीं, विधि द्वारा, एक पक्ष का कहना था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, वहां पर उचित प्रक्रिया होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उचित प्रक्रिया सिद्धांत फॉलो करते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दो शब्द हैं, उसके अर्थ क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिद्धांत लागू है। आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस बिल्कुल जापान से आई है। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस सिद्धांत है। तो संविधान सभा इसमें बट गई। एक पक्ष कह रहा है कि ड्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा कह रहा है ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। व्यापक परिचर्चा के बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को मान लिया गया। व्यापक परिचर्चा के बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पढ़ाऊंगा, ये केवल लिख लेते हैं। तो संविधान सभा में परिचर्चा हुई। ये जो परिचर्चा थी, ये संविधान की प्रक्रिया को विश्लेषणात्मक बनाता है। ऐसा कहना कि हमने दुनिया के दूसरे देशों से संविधान पढ़ा और उसको उठाकर भारत के संविधान में चिपका दिया, ये गलत होगा कहना, क्योंकि ऐसे 11 सत्र हुए। प्रत्येक सत्र, कोई सत्र 10 दिन का, कोई 15 दिन का, 12 दिन का, ऐसे सत्र होते थे। 11 ऐसे सत्र हुए और 8 घंटे 10 घंटे तक परिचर्चा चलती थी। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूं। अगर ये ठीक है तो अच्छा है, अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, तो संविधान सभा में परिचर्चा हुई, विश्लेषण तर्क और सहमति, विश्लेषण तर्क और सहमति के आधार पर प्रावधानों को समाहित किया गया। विश्लेषण तर्क और सहमति के आधार पर प्रावधानों को समाहित किया गया। ठीक है, ब्लैक ही यूज करूंगा, ज्यादा अच्छा रहता है। ब्लैक यूज करूंगा, बस इस पॉइंट को ले लें, उसके बाद ब्लैक यूज करूंगा। ठीक है, विश्लेषण तर्क और सहमति के आधार पर प्रावधानों को समाहित किया गया। तो यह कहना कि भारत के संविधान निर्माताओं ने, रेड में पहला पॉइंट है संविधान सभा में परिचर्चा, संविधान सभा में परिचर्चा, विश्लेषण तर्क और सहमति के आधार पर प्रावधानों को समाहित किया गया। ब्लू में लिखा है संविधान निर्माण पहले, उसके नीचे संविधान का मसौदा प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया, समितियों की राय ली गई। बस इस बार बोर्ड ब्लैक ही रखूंगा।
ठीक है, जब विश्लेषण हो रहा था, तर्क हो रहे थे, तो बहुत सारे विद्वानों का, दुनिया के दूसरे संविधानों की बातें, राष्ट्र में चल रही प्रक्रियाओं को कोट किया गया, दर्शाया गया। तो एक लंबे समय के परिचर्चा, विश्लेषण, तर्क के आधार पर, अब परिचर्चा का भी मतलब बताऊं, मतलब डिस्कशन। इतने अंग्रेज अभी मत बन जाइए कि आप लोग परिचर्चा का मतलब पूछिए। तो संविधान का निर्माण अभी हमने यहां पर बात किया, ब्रेक आप लोग दे देते हैं थोड़ा सा मुझे। अभी हमने बात किया संविधान के निर्माण के लिए तथ्य लिखा, संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया। संविधान सभा में पहले 389 सदस्य थे, बाद में 299 रह गए। 11 सत्र हुए, 11 बैठकें हुई यहां पर। हाँ, 15 वुमन थे इसके अंदर। तो पहली बार संविधान सभा 9 दिसंबर को बैठी, 9 दिसंबर 1946 को बैठी। कई समितियां बनाई गई, 17 महत्वपूर्ण समिति थी, उप समितियां भी थी, 17 महत्वपूर्ण समिति थी। उसमें मसौदा समिति या प्रारूप समिति, मसौदा समिति या प्रारूप आपने पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन इसलिए बोल रहा हूं। प्रारूप समिति, अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ संविधान समिति, इतनी समितियां मैंने लिखाई, और ये मुख्य सदस्यों के नाम मैंने आपको लिखाए जो थे। इसमें बी.एन. राव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बी.एन. राव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी.एन. राव एडवाइजर थे, सलाहकार थे। बी.एन. राव की भूमिका बहुत अहम है संविधान के निर्माण में। बी.एन. राव की भूमिका बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है बी.एन. राव की भूमिका। जो महत्वपूर्ण लोग थे, हालांकि बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ लोग थे जिन्होंने संविधान की परिचर्चा में अपनी भूमिका, सबसे अहम भूमिका निभाई, उनका नाम मैंने आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको अंततः बताया कि संविधान कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, क्या प्रक्रिया फॉलो की गई। यह प्रक्रिया फॉलो की गई। अब इसके बाद 26 नवंबर 1949 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान का अंगीकरण किया गया। एडॉप्शन मतलब इसको स्वीकार कर लेना। नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। और इसके पहले 24 नवंबर के दिन, 24 नवंबर के दिन 24 नवंबर के दिन 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 24 नवंबर को 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया कि हम इस संविधान को मानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 2 वर्ष कुल समय, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, कहीं 17 दिन भी लिखा होता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, कहीं कहीं पर 17 वर्ष 17 दिन भी लिखा होता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, मतलब इसको आपको याद रखना है तो न 3 में एक कहावत है, न 3
13 में, न 3 में न 13 में, मतलब 3 साल में 13 दिन कम। न 3 में न 13 में, सुना है आपने कहावत? ये कहावत याद रहेगा तो ये याद रहेगा। यानी 3 साल में 13 दिन कम, इतने में भारत का संविधान बनाया गया। ठीक है, तो इसको बनाने में कुल समय इतना लगा। अब भारत में संविधान को संपूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 के दिन लागू नहीं किया गया। उसका कारण जानते हैं क्या था? संविधान को 26 नवंबर के दिन लागू नहीं किया पूरी तरह से, फिर भी हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही इनको आत्मार्पित मतलब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर को भारत के संविधान को। लेकिन फिर भी 26 नवंबर को पूरी तरह से भारत के संविधान को लागू नहीं किया गया। उसका कारण यह था कि भारत में 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, और यह प्रक्रिया शुरू हुई थी 1930 से, 1930 से। मैंने आपको इतिहास में बताया था कि 1929 में, 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, और एक दिन तय किया गया आने वाले महीने का, जनवरी की 26 तारीख का, 1930 की 26 जनवरी का, कि हम 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दिन तय किया गया, और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन एक नाम मात्र का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब अंग्रेजों को जब भारत को अंग्रेजों ने आजादी दी, तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन तो नहीं चुना। 26 जनवरी का दिन तो नहीं चुना, उन्होंने 15 अगस्त को आजादी दे दी। लेकिन 26 जनवरी भारतीयों के दिल से जुड़ा हुआ था। ऐसे में 26 जनवरी को कोई महत्वपूर्ण दिवस बनाना जरूरी था। तो 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस बनाने के लिए यह चुना गया कि भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन लागू हो। इसलिए 26 नवंबर को केवल लिखा गया, हम इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। मतलब अंगीकरण शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, तो संविधान दिवस 26 को बना, लेकिन 26 जनवरी को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 संपूर्ण संविधान लागू हुआ। छब्बीस जनवरी को, इसी दिवस को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। इसको हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। क्यों गणतंत्र दिवस कहते हैं बताइए? भारत तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 के दिन ही। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी।
तो फिर गणतंत्र भारत 26 जनवरी 1950 को कैसे बना? बताइए। क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, हमारा संविधान अपनाया गया था, क्योंकि सारे, पता नहीं क्या लिख रहे हो, भारत खुद का संविधान बन गया था 35 का नहीं नहीं, गणतंत्र कैसे बना? हाँ, पहली बार प्रेसिडेंट इसी दिन, भारत के राष्ट्रपति इसी दिन से, गणतंत्र दिवस से भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को स्वीकार करते हैं। गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है, मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा, अभी फिर से पढ़ा दूं, तो गणतंत्र शब्द है, इसका मतलब है जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि हो, जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि हो। अभी तक देश स्वतंत्र हो गया है, नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल शासन कर रहे हैं। कौन थे गवर्नर जनरल भारत के जब देश को आजादी मिली थी? उन्नीस में 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हो गया, नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, एक स्वतंत्र देश बन गया भारत, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल है। बताइए कौन था गवर्नर जनरल जब भारत आजाद हुआ? आजादी के बाद भी कौन था गवर्नर जनरल? माउंटबेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया, वो भी गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। पहले माउंटबेटन था, फिर गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। आजादी के तुरंत बाद माउंटबेटन कंटिन्यू रहा गवर्नर जनरल, फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल रहे। अभी राष्ट्रपति चुना हुआ राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं है। संविधान के जो सर्वे सर्वा व्यक्ति हैं, संविधान के सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति हैं, वो पद अभी रिक्त है, खाली है। अभी संविधान बना नहीं है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनता है, पूरा होता है। उस संविधान के आधार पर एक राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसका चुनाव होता है, और 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, पदभार संभालते हैं। तो गणतंत्र का मतलब जहां राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि हो, चुना हुआ प्रतिनिधि हो। प्रत्यक्ष रूप से चुना हो, अप्रत्यक्ष रूप से चुना हो, चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए। तो पहली बार चुना हुआ प्रतिनिधि राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति कब बना? पहली बार राष्ट्रपति ने पदभार ग्रहण किया। पहली बार राष्ट्रपति ने पद संभाला, पदभार ग्रहण किया।
ठीक है। तो भारत गणतंत्र बना, यानी 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद संभालते हैं। जब तक राष्ट्रपति पद नहीं संभालेंगे संविधान के अनुसार देश नहीं चल पाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब केंद्र पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा। एक संविधान में प्रावधान है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद, जो सरकार है, सरकार किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को सरकार कहते हैं। तो ये जो सरकार है इसको सलाह देने के लिए राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुरूप ये सरकार जो चले उसके लिए राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। यानी बिना राष्ट्रपति के संविधान के अनुरूप सरकार चलना पॉसिबल नहीं थी, संभव नहीं थी। तो जब से राष्ट्रपति आए उसी दिन से संविधान के अनुरूप देश चलना संभव हो पाता। कुछ प्रावधान पहले से लागू हो सकते थे लेकिन सरकार चलाना संभव नहीं था तब तक जब तक कि राष्ट्रपति ना बन जाए। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के दिन पहली बार राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया। यहां से संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ और आज हम एक संवैधानिक राष्ट्र भारत में रहते हैं। हमारा देश एक लिबरल डेमोक्रेसी है, एक उदार प्रजातंत्र है। उदार प्रजातंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक आएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो हमने टॉपिक शुरू किया, भारत में संविधान का निर्माण। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो कई बार स्टूडेंट्स इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाना उचित है? क्या अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाना उचित है? क्योंकि सामान्यतः कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अंबेडकर ने अकेला संविधान नहीं बनाया। अकेला अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, संविधान सभा ने संविधान बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका संविधान के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी ने संविधान सभा की परिचर्चा को पढ़ा है, एक पुस्तक आती है ग्रैनविले ऑस्टिन की बुक, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पुस्तक है। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे भी संविधान सभा की परिचर्चाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा की परिचर्चा सहित संविधान पर चर्चा है, ऑस्टिन की बुक में, ग्रैनविले ऑस्टिन की किताब में। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर संविधान सभा की परिचर्चाएं उपलब्ध हैं। तो उस परिचर्चा से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में जब भी संविधान सभा में परिचर्चा होती थी तो अंबेडकर की बुद्धि, अंबेडकर की समझ, अंबेडकर की योग्यता को महत्व दिया जाता था और अंबेडकर के विचारधारा को संविधान में समाहित किया जाता था। तो संविधान सभा की परिचर्चा एक अंबेडकर ने केवल प्रारूप तैयार किया ऐसा नहीं, इसलिए नहीं। अगर आप संविधान सभा की परिचर्चा को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि अंबेडकर की बुद्धि, उनकी समझ, उनकी विचारधारा को संविधान में जगह मिली। लोगों ने माना, जब परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशन होता था तो अंबेडकर के विचार को स्वीकार कर लिया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे
कि अंबेडकर बेटर कह रहे हैं, बेहतर कह रहे हैं, अंबेडकर को संविधान की बेहतर समझ है, अंबेडकर की परिचर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके विचार सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाना उचित है, क्योंकि अंबेडकर की शोध, अंबेडकर के दिशा निर्देश, अंबेडकर के विश्लेषण और अंबेडकर के विचार संविधान में वृहद रूप से समाहित किए गए। इसलिए अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा जाना उनको सही। अब एक कोई प्रश्न कर रहा है 11 सत्र और 165 बैठक में क्या अंतर? सत्र होता है 15 दिन का सत्र हो सकता है, 20 दिन का सत्र हो सकता है। 15 दिन का सत्र, जैसे पार्लियामेंट का सत्र चलता है, 3 सत्र होते हैं तो कोई सत्र 2.5 महीने का होता है, कोई 20 दिन का होता है, डिपेंड करता है तो सत्र के अंदर बैठकें होती हैं। एक सत्र मान लेते हैं 10 दिन का है उसमें एक दिन में 2 बार बैठक हो रही है तो सत्र, दिनों के योग को सत्र कहते हैं। कुछ दिन मिलाकर, कुछ दिनों को मिलाकर एक सत्र बनता है और बैठक एक बार बिना किसी ब्रेक के एक बार किसी विषय पर परिचर्चा को बैठक कहते हैं। ये सत्र और बैठक में अंतर है। 11 सत्र थे, बैठक उससे ज्यादा होगी, 150 पौने 200 बैठक, 165 बैठक हुई थी। सत्र का मतलब सेशन, जैसे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। ठीक है, तो एक प्रश्न है, संविधान सभा को वकीलों की सभा भी कहा जाता था, तो उसका मतलब यह है कि वकील की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आप देखेंगे हमारे देश का जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था, उसमें ही सभी लोग, ज्यादातर लोग जो नेता थे, सब वकील थे। ज्यादातर वकील थे। मोतीलाल नेहरू वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे, गांधी जी ने वकालत किया था, जिन्ना वकील थे। ज्यादातर जो लीडर थे वो वकील थे और वकीलों को कानून की समझ होती है, संविधान की समझ होती है, तो इसलिए वकीलों को लिया गया, इसलिए वकीलों की सभा भी कहते हैं। अब बताइए, हमने टॉपिक पूरा किया, अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। अब प्रश्न पूछिए। भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ऐसी परिस्थिति जन्म देता है, क्योंकि संविधान बहुत व्यापक है, जटिल है। आप भारत को ही वकीलों का स्वर्ग कह सकते हैं। कई सारे हजारों कानून हैं, जटिल कानून हैं, वकीलों को बहुत अवसर मिलते हैं, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। संविधान को लागू होने में कितना समय लगा? संविधान तो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया पूरी तरह से। आसान नहीं था वकील बनना। कार्यकारी परिषद में, एक सुमन को बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जगह 1909 में पहली बार मिल गई थी, फिर क्रिप्स मिशन में दोबारा ये प्रावधान नहीं, पहले तो एक सदस्य आए, फिर 2 सदस्य हुए, लेकिन बड़ी कार्यकारी परिषद थी, उसमें भारतीय बहुत कम थे। तो भारतीय लोग ज्यादा रहे उसमें, बड़े नेता आए कांग्रेस पार्टी के
कि अगर कार्यकारी परिषद कोई निर्णय ले तो लोग कह सके कि ये देखो भारतीयों का निर्णय है। आजादी के पहले की संख्या है, बाद में संख्या घट गई, इसीलिए 389 से 299 हो गए। अंबेडकर जी संविधान निर्माता थे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की जरूरत क्या थी उनको? गांधी भी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने। अंबेडकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परे, हां उनको बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन वो उससे ऊपर थे। एनसीईआरटी जो पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं एनसीईआरटी पढ़ना। अभी मेरी क्लास जब आगे बढ़ेंगे, मेरी क्लास का जो धीरे धीरे करके टॉपिक्स बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग अगला टॉपिक प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना में आप समझ जाएंगे कि डेप्थ कितना है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर मेरी क्लास से समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि थोड़ा मेंटल लेवल आपका और नीचे है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ये सब प्रश्न मत पूछिए। अभी कैबिनेट मिशन में केंद्र में चुनाव, क्योंकि केंद्र की सरकार बनी नहीं थी, प्रांतों के आधार पर ही संविधान सभा को बनाया जाना था। न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा रहेगा? हिंदू तो सबसे अच्छा है, हिंदू का टाइम, इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी में। हिंदी में पढ़ने के लिए जनसत्ता, दैनिक जागरण, दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं। पॉलिटी याद रखने की स्ट्रैटेजी, आप धीरे धीरे गहराई में जब जाएंगे तो आर्टिकल अपने आप याद हो जाएगा। पीडीएफ रोज ही अपलोड होता है, रोज ही अपलोड होता है पीडीएफ। ऐसे प्रश्न पूछिए कि वंदे मातरम, इंटरनेट पे डालिए, पता चल जाएगा कब लागू हुआ। सिग्नेचर 284 लोगों ने ही किया था। लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी की तबीयत खराब है, कोई नहीं आ पाया, इसलिए। ठीक है, हिंदी में जनसत्ता पढ़ सकते हैं, जनसत्ता या दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की क्लास में अलग से लूंगा, अच्छी बड़ी क्लास लूंगा मैं। जो जो दिख रहा है मुझे, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है, जो दिख रहा है उसका आंसर दे रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। पूजा कुंबारे, क्या है क्वेश्चन, फिर से लिखो। कोई बात नहीं, शुरुआत में अंजलि पॉलिटी पढ़ो, अच्छा है। इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगती है तो बेसिक पढ़िए, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़िए। 15 वुमन थी मान लिया, समिति, कई लोगों को मिलकर एक ग्रुप बनता है, उसको समिति कहते हैं। सत्र समय होता है। नोट्स बनाने के लिए जो मैं क्लास में अभी लिख रहा हूं वैसे आप लिखते जाइए, और जो लिखाऊंगा उसको लिखिएगा। इसी बात को बार बार पढ़िए, रिवीजन होगा। संविधान निर्माण के समय शुरुआत में तो गांधी जी थे, लेकिन बाद में गांधी जी की हत्या हो गई थी 48 में ही, 30 जनवरी को, जनवरी में ही हत्या हो गई, तो गांधी जी नहीं रहे। लक्ष्मीकांत की बुक सफिशियंट है। उसके अलावा आप एक बेयर एक्ट खरीद सकते हैं। बेयर एक्ट मतलब केवल उसमें एक आर्टिकल लिखा होता है। तो पीएम बख्शी के नाम से संविधान की पुस्तक आती है, पीएम बख्शी के नाम से संविधान की पुस्तक आती है, उसमें केवल संविधान के अनुच्छेद लिखे होते हैं, उसको आपको रखना है और एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। हाँ, ये प्रश्न है कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा, तो इस पे आपको प्रश्न पर परिचर्चा हम लोग करेंगे। प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
कितना अच्छा रहता गांधी जी की जगह जिन्ना को गोली मार देते। सही बात है। थैंक यू वेरी मच अंजलि। अब संविधान के सबसे ऊपर किसका सिग्नेचर था? यूपीएससी में डलवाता हूं इस क्वेश्चन को। जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता जाऊंगा वही टॉपिक आपको एम लक्ष्मीकांत में पढ़ना है। जैसे अभी हम लोग जो दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रस्तावना का पढ़ेंगे, प्रियम्बल का पढ़ेंगे। तो आप एम लक्ष्मीकांत से प्रस्तावना पढ़ के रखेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जब तक क्वेश्चन दिखेगा नहीं, क्वेश्चन स्क्रॉल हो रहा है जल्दी जल्दी। स्टूडेंट का ग्रुप बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, बात करता हूं, अगर उसको कोई मैनेज करने को तैयार हो तो बना सकते हैं। मैं हंसता नहीं हूं क्लास में, ऐसा आपका कहना है। अब हंसूंगा, आप पॉलिटी पढ़ाने का टॉपिक आ गया है, अब हंसूंगा। अभी तक इतिहास चल रहा था। ठीक है। दूसरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव विथ पोल। पोल क्या मतलब हुआ? पीडीएफ शो नहीं होती तो आप कंटेंट जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात करिए। थैंक यू वेरी मच मीरा। अस्थाई मतलब जो टेम्पररी हो उसको अस्थाई बोलते हैं। मुझे क्रिकेट पसंद है क्या? मुझे फुटबॉल ज्यादा पसंद है। एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, बेस्ट तो नहीं कह सकते, बेस्ट बुक है डीडी बसु की, पर वो डिफिकल्ट है। राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़े नेता थे, सबसे पुराने वृद्ध नेता थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया। थैंक यू इकरा। आपके पास कितने शर्ट हैं? बहुत से शर्ट हैं, ज्यादातर पुराने हो गए हैं, नए बहुत कम है। आप लोग आईएएस बनिए, फिर नए शर्ट पहनूंगा। आंसर राइटिंग के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपसे। कोशिश करता हूं ग्रुप बनाने की, ग्रुप बनाने से दिक्कत भी रहती है। मैं कहां रहता हूं? मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली पढ़ा रहा हूं मैं 20 वर्षों से। मैं अपने कोर्स के बारे में जानता हूं कितनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स टीचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग टीचर का अपना अलग अलग शेड्यूल है, समय उपलब्ध है। पीवाई क्यू के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। पीवाई क्यू होता क्या है? क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, आंसर तो खुद ही तैयार करना है। टेस्ट कराऊंगा मैं, टेस्ट लूंगा, अभी शुरू किया है, अभी सेटल नहीं हुआ हूं। अभी आपके प्रश्न ही ऐसे ऐसे आते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अंतर क्या है। ठीक है। कोशिश करूंगा। ग्रुप बनाने की बात सब लोग कह रहे हैं, कोशिश करूंगा एक ग्रुप बनाने का। अलग अलग दिन इसलिए क्योंकि वो दिन तय किया गया था। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस का दिन अलग तय किया गया था, भारत का अलग किया गया था। पॉलिटी 2 महीने लगभग लगते हैं पढ़ाने में।
मेरी नीति शास्त्र की किताब पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी किताब है वो। खान सर भी आते हैं बीच बीच में, लेकिन वो आपका मोटिवेशन करेंगे। अंशु ने क्या क्वेश्चन किया पता नहीं, कैसे बताऊं, बताओ, प्रश्न पता रहेगा तभी तो। कितने लोग लाइव क्लास ले रहे हैं? बहुत बच्चे हैं, देखो इससे पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं। मेरे पुस्तक की का नाम है नीति शास्त्र और सिविल सेवा। परिसीमन आयोग मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है, समय आने पर बताऊंगा। मतलब बहुत प्रश्न आज मैंने लिया है, इतने प्रश्न पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हाँ, मेरी क्लास पॉलिटी तैयार करने के लिए एनएफ होगी, क्लास एनएफ है, बिल्कुल एनएफ है। थैंक यू बुशरा। जिनको क्लास अच्छी लगती है वो लिख रहे हैं, जिनको अच्छी नहीं लग रही वो भी लिख दीजिए कि सर क्या अच्छा नहीं लगा, मैं उसको सुधार कर लूंगा उसमें। मैंने बहुत सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या क्या बताऊं। बस इतना ही आज, इतना ही आंसर दूंगा। बहराइच से हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चाय चीन, चीन चाय मतलब टी, और चीन मतलब चीन देश। मोहम्मद अनीस नाम लेना है, और क्या। ज्यादा मत लिखो अनीस, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कल मिलते हैं। कल हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान की। सही मायने में संविधान पढ़ने की शुरुआत कल से होगी। आज के लिए इतना ही, सब याद हो जाएगा, अधिनियम वगैरह चिंता नहीं करें। मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।